और राजेश्वर वशिष्ठ जी, पूर्व प्रमुख राजभाषा विभाग, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। डॉक्टर दीप कुमार, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। क्या एलिटनेस के नाम पर मैं बोलूं या फिर कोई और कारण है कि हिंदी को ढकेल दिया गया है कोने में या दूसरे नंबर पर? ये आप जो कह रहे हो वो एकदम सही कह रहे हैं कि एलीट नाम की जो हमारे साथ एक मानसिकता रही अंग्रेजों के चले जाने के बाद, हम लोगों को ये लगता रहा कि हमारा एक पृथक अस्तित्व देशवासियों से। तो उस कारण जो संवैधानिक प्रावधान थे, संविधान निर्माताओं के जो उनकी मंशा थी, संकल्प था, उसको दरकिनार करते हुए अंग्रेजी के आगे हिंदी को ढकेल दिया। वर्तमान में स्थिति बड़ी दयनीय नहीं, लेकिन शुरुआत की अगर आप बात कर रहे हैं आचार्य जी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी को पहले तो माना गया था कि 14-15 साल रहेगी, उसके बाद निर्णय लेंगे, लेकिन कभी निर्णय लेने की स्थिति नहीं बन पाई, उस वक्त भी जब अंग्रेजी इतनी ज्यादा प्रचलन में नहीं आई थी। देखिए, इस विषय में एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। प्रोफेसर JGV प्रसाद अंग्रेजी भाषा के प्रोफेसर थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, जहाँ से मैंने अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि 1970 के दशक में इस राष्ट्र में ऐसा आंदोलन था कि वो अंग्रेजी पढ़ते हुए सोचते थे कि आगे अंग्रेजी का अस्तित्व रहेगा ही। तो एक लंबी अवधि में प्रस्फुटित हुआ है, परिगणित हुआ है कि अंग्रेजी का दबदबा बना रहा। उससे पहले ऐसा उभार आया था कि हिंदी में अगर हम लोग उस समय ध्यान देते या कामकाज करते तो संभवतः हिंदी जो आज स्थिति है उसे इतर या उलट स्थिति नहीं, लेकिन एक विडंबना का सामना लैंग्वेज को लेकर मैं देख रहा हूं दुनिया भर में, जिस पर मैं बात करना चाहता हूं राजेश्वर वशिष्ठ जी आपसे। राजेश्वर जी, देखिए, जापान है, चाइना है, जर्मनी है, वो तो बिना अंग्रेजी के भी प्रोग्रेस कर गए, और वहां पर मुझे नहीं लगता कि वहां पर उनकी लैंग्वेज को उन्हें दूसरे या तीसरे नंबर पर धकेलने की जरूरत पड़ी हो। जी, देखिए, अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो आजादी के बाद से पहली बात तो आपने ही अपनी चर्चा में कहा कि 15 वर्षों के लिए हिंदी के काम को बाधित कर दिया गया। हम हिंदी का प्रयोग सरकारी कामकाज में नहीं करेंगे। उसके साथ साथ हमारे पास कोई बहुत बड़ी इच्छा शक्ति नहीं थी कि हम पुस्तकों का अनुवाद करवाते। मैं इस बात को जानता हूं राजस्थान की शिक्षण पद्धति से, जो बच्चे यहाँ राजस्थान में हिंदी माध्यम से परीक्षाएं पास करके आगे जाते थे, उन बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत घाटा उठाना पड़ता था, क्योंकि अंग्रेजी का दबाव लगातार बना रहा। ऐसा जापान में नहीं हुआ, ऐसा चीन में नहीं हुआ। वहां अगर अनुवाद हुआ तो पूरी तरह से हुआ। वहां अगर बच्चों को शिक्षा दी गई तो बहुत ईमानदारी से दी गई। और उसके बाद जब रोजगार के रास्ते खोलने की बात आई, तब भी वहां पे समान अवसर दिए गए। हमारे यहाँ हिंदी के साथ ऐसा नहीं हुआ। अगर आप हिंदी माध्यम से परीक्षा देंगे भी तो इंटरव्यू की परेशानियां थी, या अंग्रेजी का पेपर तो आपको पास करना ही पड़ेगा। इन सब चीजों के चलते मुझे लगता है भारत में भाषाएं आगे नहीं बढ़ी। दूसरी बात, अगर सरकारी संस्थाओं में थोड़ा कंपटीशन में जब अंग्रेजी की बाध्यता की बात सामने आई यूपीए के शासनकाल में, जिसका विरोध एनडीए के शासनकाल को करना पड़ा, उस समय हमने देखा कि बच्चे कह रहे थे हमें नहीं आता, हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं। जी जी, लेकिन उसके बाद कौन से आपने बहुत बड़े कदम उठाए कहने को। अगर आप आईएएस के इंटरव्यू में ये कह देते हैं कि आप हमसे हिंदी में बोल सकते हैं, फिर भी मैं इस बात को बहुत ईमानदारी से जानता हूं कि जो लोग वहां बैठकर आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, उनकी मानसिकता नहीं बदल जाती है महज बोलचाल की हिंदी भर कर लेने से। मैंने तो जीवन भर बैंक के प्रधान कार्यालय में हिंदी के प्रयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया। लेकिन सर, मेरे बैंक के जो चेयरमैन, क्या ब्यूरोक्रेसी में काम के लिए इंग्लिश मस्ट है, या हिंदी में भी काम चल सकता था और ब्यूरोक्रेसी उसके लिए तैयार नहीं हो पाई? ब्यूरोक्रेसी तो आज तक हिंदी में काम करने को तैयार नहीं है। आप किसी भी बड़ी संस्था में चले जाइए, आप उन पे दबाव डाल लीजिए। जैसे मान लीजिए एक जमाने में मुलायम सिंह जी जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने प्रयास किया तो फाइलें उनके पास हिंदी में पहुंच गई। अब भी जो लोग प्रयास करते हैं हिंदी में पहुंच जाती होंगी,
लेकिन मूल रूप से सारा कामकाज सरकारी तंत्र का आज भी अंग्रेजी में ही होता है। और इस दबाव को जो लोग नौकरी में आते हैं वे इस बात को महसूस करते हैं। ठीक है, मैं एक बात और यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, अभी हम गवर्नमेंट स्तर पर बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कॉर्पोरेट कल्चर में भी बात करें तो हम देखते हैं कि अंग्रेजी ने एक विशिष्ट स्थान हासिल किया है। मुझे नहीं पता इस तरह के सर्वेज हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन अगर हिंदी भाषा के साथ कॉर्पोरेट कल्चर में काम करने वाले और अंग्रेजी भाषा के साथ कॉर्पोरेट कल्चर में काम करने वालों की सैलरी को अगर कंपेयर किया जाए तो मुझे लगता है कि शायद अंग्रेजी साइड वालों की सैलरी हिंदी साइड वालों से थोड़ी ज्यादा होगी, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि इस पर मेरे पास कोई सर्वे रिपोर्ट नहीं है। डॉक्टर निमिषा गौड़, मैं आपको अब इस डिबेट में लाना चाहता हूं। डॉक्टर निमिषा गौड़, मेरा अपना आंकलन है, मैं इसके पीछे किसी तथ्य को नहीं सामने रखने वाला हूं, सिर्फ मुझे ऐसा लगता है बहुत सी गैर जरूरी चीजों से भी हमारे देशवासी आहत होकर आसमान सिर पर उठा लेते हैं। और चूंकि देशवासी की बात है तो राजनीतिक दल भी उसमें अपने आप समाहित हो ही जाते हैं, पर वैसा कुछ इस बात को लेकर नहीं हुआ कि हिंदी दूसरे नंबर पर है। मतलब लगभग सब ने, इवन पॉलिटिकल क्लास ने मौन स्वीकृति दे दी इस चीज को। देखिए स्वप्निल जी, आप राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर के आज तक जब हम 2021 में हिंदी दिवस को मना रहे हैं और विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं हमारी मातृभाषा का, तो एक लगातार आप देखेंगे 7 दशक तक राज करने वाली जिस राजनीतिक दल ने मातृभाषा को भी तुष्टीकरण की भेंट चढ़ाया, इसे दोयम दर्जे का माना है। जब संविधान में ही उल्लेख हो गया कि 15 वर्ष के पश्चात हम अपनी मातृभाषा को शासकीय भाषा बनाएंगे, फिर भी कोई पहल नहीं की गई, किसी तरह के प्रयास नहीं किए गए। आम जनता को, आम लोगों को मातृभाषा से काट करके कैसी तुष्टीकरण की नीति अपनाई है वो आज देश भुगत रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी वैश्विक स्तर पर जब हिंदी भाषा में बात करते हैं तो वैश्वीकरण और हिंदी भाषा का सम्मान स्वतः ही बढ़ता गया। आप देखिए नहीं, पर हम इतनी सी बातों से खुश हो जा रहे हैं क्या कि यूएन की महासभा में या विदेश के किसी कंट्री में जाकर प्रधानमंत्री ने या किसी लीडर ने हिंदी में बोल दिया? प्रारंभ कर रहे हैं। स्वप्निल जी मेरी बात पूरी होनी चाहिए। गांव के ग्रामीण दर्जे के को छात्र जो सरकारी स्कूल में पढ़ा है, जिसकी मातृभाषा हिंदी है, वो स्कूलों में भी हिंदी पढ़ता है, वो प्रधानमंत्री जी को ब्रिक्स जैसे सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस, इन सब के राष्ट्रपति के सामने यदि वो हिंदी भाषा में बोलते हुए देखता है तो उसे अपनी मातृभाषा पर स्वतः ही सम्मान होता है, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी। पर निमिषा जी देखिए, अब ये तो क्या हो गया ना, ये बड़ा राजनीतिक टाइप की बात हो गई। मैं आपको एक बात कहता हूं डॉक्टर निमिषा गौड़, मैं आपसे एक बात कहता हूं कि देखिए अगर 7 दशक तक कुछ नहीं हुआ तो आपने भी अभी 7 साल 8 साल में इसको लेकर कोई बहुत ठोस रोड मैप दिखाया नहीं है कि आप हिंदी को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने वाले हैं। ये बात तो बिल्कुल साफ है। अब जब बात हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की है, अगर मैं बोलूं कि जो पॉलिटिक्स के बड़े बड़े नामी चेहरे हैं उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में और विदेशों में पढ़े तो उसमें कौन सा हिंदी का सम्मान है? वो कैसे हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ रहे हैं? हिंदी भाषा की बात की जा रही है तो हिंदी भाषा का सम्मान स्वतः ही 2014 के बाद प्रारंभ होना हुआ है, नहीं तो एकदम काट रखा था। देखिए अभी हम बात करते हैं तो सर्वाधिक हिंदी जो एक ऐसी भाषा है जो स्थानीय भाषाओं से जुड़ करके आती है, तो हम तो आप ले आइए ना उसे पहले स्थान पर। किसने रोका है आपको? 7.5